are starting our program, Public Forum on Diabetes. So first of all, I would like to invite our President, newly elected President today who is installed, Dr. Prashant Govardhan, to welcome the audience. Before that, I would like to invite on the stage Dr. V.K. Bharadwaj sir, Dr. Prashant Govardhan sir, Dr. Sunil Ambulkar sir, Dr. Himanshu Patel sir, and Dr. Mrs. Kavita Bakshi ma'am. This program is being conducted by Bahujan Hitaay Sangha, Dr. Ambedkar Mission of Maharashtra Officer Forum, Samvidhan Foundation, Awaz India TV, and Diabetic Association of India. Sudden death is very common in the heart disease. When the patient develops heart disease, everybody is taking care of them. But when he develops or he is diagnosed as a diabetic patient, ultimately, it is our observation that they neglect, first of all. First of all, they don't accept that they are having diabetes. सर मुझे डायबिटीज़ हुआ ही नहीं है, आपकी मशीन ख़राब होगी, आपका रीडिंग ख़राब होगा, अब मैं तो मॉर्निंग वॉक करता हूँ, ये सब करता हूँ. एंड देन आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद में फिर वो ही गोज़ टू ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आफ्टर अगेन 2 years ही गोज़ टू नेफ्रोलॉजिस्ट, हार्ट अटैक. तो ये डायबिटीज़ के बारे में हमको जो आज पैनल हमारे वक्तागण हैं, इनका मैं बहुजन हिताय संघ की तरफ से स्वागत करना चाहता हूँ. और फर्स्ट हमारे जो वक्तागण हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट डॉक्टर भारद्वाज सर टू स्पीक अबाउट डायबिटीज़. भारद्वाज सर को he has done his MD in pediatrics, then DM in endocrinology, and he is a very eminent practitioner at Jabalpur. डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो कि काफ़ी कॉमन है. यदि हम लोग देखें 2000 साल पहले चरक संहिता में इसका वर्णन है और उस समय उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि 2 तरह की मधुमेह हैं, स्थूल और कृश. और जो आजकल हम लोग टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं जो बड़े लोगों में होती है, उसका डिस्क्रिप्शन स्थूल मधुमेह से मिलता है. और जो बच्चों में डायबिटीज़ होती है जो दुबले पतले रहते हैं वो कृश डायबिटीज़, वो टाइप 1 डायबिटीज़ से मिलता है. तो मतलब ये 2000 साल से ज़्यादा पुरानी बीमारी हैं जिसका वर्णन कई हज़ार साल पहले से मिल रहा है, इजिप्शियन लिटरेचर में मिल रहा है. परंतु इसको एक हल्की बीमारी के रूप में लिया जाता है. जैसा कि सर ने बताया कि हार्ट अटैक हो गया तो एकदम से सब लोग उसकी देखभाल करेंगे, पर डायबिटीज़ हो गया तो क्या है, डायबिटीज़ तो बहुत लोगों को होता है. उसको डायबिटीज़ है, हमारे परिवार में इसको डायबिटीज़ था या उसके परिवार के उसके संबंधी को डायबिटीज़ था, तो उसको हल्के में लेते हैं. जबकि यदि आप देखें डायबिटीज़ वाले व्यक्ति को हार्ट अटैक होने का रिस्क बढ़ जाता है, आँख में क्षति होने का रिस्क बढ़ जाता है, पैरों में, जैसे डायबिटिक फुट सर ने बताया, वेस्टर्न कंट्रीज़ में जितने भी पैर कटने की घटनाएं होती हैं उनमें आधे से ज़्यादा डायबिटीज़ वाले व्यक्तियों को होती हैं. मतलब यदि डायबिटीज़ का प्रतिशत वर्ल्ड में 8 से 10% है, पर 50% एम्पूटेशंस डायबिटीज़ वाले व्यक्तियों में होता है. और ये वेस्टर्न लिटरेचर है, इंडियन लिटरेचर इससे ज़्यादा ही है, इससे कम नहीं है. तो इसलिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग डायबिटीज़ हैं उसको मानने से इनकार करते हैं. जैसे उनको डायबिटीज़ के लक्षण हैं, पेशाब बार बार जा रहा है, पर वो कहेंगे कि हमको कोई घाव लगता है तो तुरंत भर जाता है, तो हमको डायबिटीज़ नहीं है. मतलब लक्षण मालूम हैं, तकलीफ़ें मालूम हैं, पर जो तकलीफ़ है उसको नज़रअंदाज करेंगे, जो तकलीफ़ नहीं है उसके बेसिस पे जस्टिफाई करेंगे कि उनको बीमारी नहीं है. जैसे सर ने बताया कि आपकी मशीन ख़राब है, वो कहेंगे या उस लेबोरेटरी में तो जो भी जाता है उसकी शुगर बढ़ी निकाल देते हैं, या शुगर नहीं थी ग्लूकोज पिला के शुगर निकाल दी. जैसे डायबिटीज़ के डायग्नोसिस के लिए ग्लूकोज पिला के टेस्ट करते हैं तो उनका कहना है डायबिटीज़ नहीं थी, शुगर पिला दिया इसलिए डायबिटीज़ निकाल दिया. जैसे उनको पेशाब में इन्फेक्शन हो रहा है, इसको वो डायबिटीज़ का लक्षण नहीं मानेंगे, पर कोई चोट लगती है तुरंत भर जाती है तो इसको डायबिटीज़ ना होने का गारंटी मान लेंगे. तो यह एक भ्रांति है जो उसको दूर करना चाहिए. और सबसे अधिक अच्छा है कि डायबिटीज़ आजकल आ रहा है कि डायबिटीज़ रिवर्सल, जो कि यूट्यूब पे बहुत चल रहा है कि डायबिटीज़ को बिना दवा के कंट्रोल कर लिया. उससे बेहतर है कि डायबिटीज़ प्रिवेंशन, कि डायबिटीज़ हो ही ना उसका प्रिवेंशन किया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है.
डायबिटीज़ रिवर्सल आपने किया 6 महीने के लिए, उसको दवाओं को बंद किया, 6 महीने बाद दवा फिर चालू हो गई, तो बैक टू स्क्वायर वन। तो डायबिटीज़ हो ही ना, इसका ध्यान दिया जाए तो वो ज़्यादा उचित है। और डायबिटीज़ की जो कारक घटनाएं हैं, जो कारक परिवर्तन हैं, उन पे ध्यान दिया जाए तो वो और भी अच्छा है। अब जैसे महिलाओं में माहवारी की अनियमितता रहती है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, उस महिला का शुगर नॉर्मल है, वज़न ज़्यादा है, माहवारी अनियमित है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, पॉलीसिस्टिक डिजीज़ पाया गया, तो इस महिला को आगे चल के डायबिटीज़ होने का रिस्क है। इस महिला पे ही ध्यान दिया जाए कि वो प्री डायबिटीज़ ना हो, डायबिटीज़ ना हो, वो कहीं बेहतर है बनिस्बत इसके कि एक बार उसको डायबिटीज़ हो जाए तो 6 महीने के लिए डायबिटीज़ की दवाओं से मुक्त करके उसको डायबिटीज़ रिवर्सल का लेबल दे दें। मतलब वो एक शॉर्टकट उदाहरण है, मतलब जो वाकई समस्या है उस पर ध्यान न देके जो आर्टिफिशियल टेम्परेरी इम्प्रूवमेंट है उस पर ध्यान देना। अब जैसे मकान गिर जाता है तो सब लोगों को मुआवजा मिलता है, पर मकान ना गिरे इस पर ध्यान दिया जाए, या एक्सीडेंट ना हो इस पर ध्यान दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। एक व्यक्ति की जान चली गई, उसके परिवार वालों को कंपेंसेशन दे दिया, इससे अच्छा है कि उस व्यक्ति की जान ही ना जाए, तो उस व्यक्ति के परिवार को उसका सानिध्य मिलेगा, उसकी इनकम मिलेगी। तो हम लोगों को डायबिटीज़ प्रिवेंट करने पे ध्यान देना चाहिए, ना कि डायबिटीज़ को डिनाई करने के लिए, या डायबिटीज़ का उपचार करने के लिए, या डायबिटीज़ का रिवर्सल पे ध्यान देने के लिए। जिसको हो गया उसका तो उपचार करना ही है, जिसको हो गया उसको रिवर्सल की तरफ लेके जाना ही है, पर जिनको नहीं हुआ है उनको डायबिटीज़ डेवलप होने से रोकना मेरे ख्याल से ज़्यादा उचित होगा, और वो संभव भी हैं और आसान भी हैं डायबिटीज़ के इलाज की तुलना में। धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे सरल हिंदी में हमारे ऑडियंस को बताया डायबिटीज़ क्या होता है, क्यों होता है। और डायबिटीज़ एक्चुअली बहुत निगलेक्टेड डिसीज़ है, और आजकल पेशेंट इतने लाइटली लेते हैं डायबिटीज़ को कि उनको लगता ही नहीं कि कुछ हुआ है करके। और ऐसा पाया गया है कि वो ज़्यादा शुगर डायबिटीज़ वाले खाते हैं। तो मैं हमेशा देखता हूँ कि हल्दीराम के सामने में जो भीड़ रहती है, और नागपुर में डायबिटीज़ का प्रमाण हल्दीराम के आने के बाद ही हुआ है। हमेशा मैं मेरे पेशेंट को यही पूछता हूँ कि आपको हेल्दीराम बनना है कि हल्दीराम बनना है, तो बोलते हैं हमको हेल्दीराम बनना है डॉक्टर जैसे, यू शुड बी हेल्दी लाइक ए डॉक्टर्स। तो हमारे इसमें जो हेल्दी यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, तो आप देखेंगे कि डॉक्टर सुनील अम्बुलकर यहाँ पर हमारे साथ में हैं, और उसके बाद में डॉक्टर प्रशांत गोवर्धन हमारे जो आज प्रेसिडेंट हुए हैं, और उनसे आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और डॉक्टर भारद्वाज को आपको कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं 1 or 2 minutes। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस शुगर के बारे में। जैसे बहुत सारी बहुत सारे लोग बोलते हैं हम गुड़ खा सकते हैं क्या, शक्कर नहीं खाएंगे, लेकिन सोर्स तो एक ही है। एनी क्वेश्चन? यदि क्वेश्चन नहीं है तो मैं दूसरे वक्तागण के तरफ जाता हूँ। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट डॉक्टर प्रशांत गोवर्धन सर टू एड्रेस अस। हमको बताएंगे कि डायबिटीज़ के बारे में चैलेंजिंग केसेस हमारे पास कैसे आते हैं। बहुत बार रात को ऐसे पेशेंट आते हैं, कोमा में है पेशेंट, 600 शुगर है, फिर पेशेंट के रिलेटिव्स बोलते हैं कि साहब इसको क्या हो गया, इसको बचाइए। फिर बहुत सारे ऐसे धारणा इंसुलिन के बारे में गलत फहमियाँ हैं। देर आर सो मेनी मिथ्स इन द सोसाइटी। समाज में इतनी गलत फहमियाँ हैं, और हमारे दूसरे भी कलीग हैं, हम लोग तो मॉडर्न मेडिसिन के प्रैक्टिशनर्स है, बट दूसरे भी इंडियन लोगों की एक खासियत है कि दे आर वेरी गुड एडवाइजर, इवन दो दे आर नॉट नोइंग एनीथिंग, दे गिव वेरी गुड एडवाइस अकॉर्डिंग टू देम, बट इट इज़ अ रॉन्ग एडवाइस। जैसे करेले खाओ, नीम के पत्ते खाओ, ये खाओ, वो खाओ, मेटफॉर्मिन की गोली छोड़ के सब खाएंगे वो लोग, बट देन दे लैंड इनटू ट्रबल। किसी को लकवा होता है, किसी को हार्ट अटैक होता है, किसी को ब्रेन हिमरेज होता है, किसी का पैर कट रहा है। एक 35-40 साल का आदमी था, छिंदवाड़ा के आगे कहीं गांव में रहता था वो, और इकलौता कमाने वाला वो लड़का था वो घर में, तो परिवार बड़ा था उनका, पर वो कमाने वाला इकलौता बंदा था वो। उसके पैर में एक छोटा सा घाव हुआ गांव में, अब जूते की वजह से हुआ या कुछ कीला लगा क्या। वो वहाँ के लोकल डॉक्टर के पास गया, वो क्वालिफाइड नहीं था। उसने क्या उसके घाव को जिस भी इससे धोया, वो जो घाव था जो पैर में था वो घुटने तक आ गया पूरा।
परिवार वाले घबरा गए, उसको छिंदवाड़ा लेके गए। छिंदवाड़ा में 1-2 दिन रहा, उसको एंटीबायोटिक्स वगैरह दिए, वो उनको कुछ आराम नहीं पड़ा, तो उनको फिर नागपुर लेके आए हमारे अस्पताल में। इतने दिन, करीब 3-4 दिन इसमें गुजर गए, किसी ने भी उसका शुगर चेक नहीं किया। अस्पताल में मरीज आने पे पहला काम हमने यही किया कि उसका शुगर चेक किया, वो 450 था। तो ये जो अपने इसमें गांव-गांव तक पहुंचाना पड़ेगा कि अगर किसी, जो स्क्रीनिंग बोलते हैं हम इसको, कि 30 के उम्र के बाद हर एक का शुगर चेक करना काफ़ी ज़रूरी है। नहीं तो ऐसे में बहुत से दिक्कतें आती है। यह बीमारी साइलेंट होने की वजह से पता नहीं चलता। कई बार लक्षण आते नहीं हैं कि भूख ज़्यादा लग रही, प्यास ज़्यादा लग रही, पेशाब ज़्यादा लग रही, हो सकता है वो लक्षण आए ही ना। कुछ तो भी अलग ही लक्षण भी रह सकते हैं, जैसे थकान लग रही है, कमजोरी लग रही है, पर हर बार लक्षण आए ये ज़रूरी नहीं है। भगवान की दया से उसका पैर बच गया, काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी, पर उसमें 4-5 डॉक्टरों की हमको मदद लेनी पड़ी, प्लास्टिक सर्जन, जनरल सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, मैं खुद। पर उसका पैर बच गया, प्लास्टिक सर्जरी वगैरह करके उसका घाव अच्छा हो गया। और भगवान की कृपा से उसका, वो इकलौता कमाने वाला बंदा था, तो उसका परिवार सुखी है अभी। तो भगवान के लिए जब भी अपने को, आपको अब ये करना पड़ेगा, जो भी फैमिली मेम्बर है 30 के ऊपर आ रहे हैं, उनको साल में एक बार तो भी शुगर की चेक करिए अपनी। और जितने भी आप लोग हैं, आपके घर में जहाँ शादियाँ हुई हैं और बहू बेटियाँ हैं, और अगर वो प्रेग्नेंट हो रही हैं, तो पहले 3 महीने में शुगर चेक करवाइए। प्रेगनेंसी में भी शुगर होने का बहुत रिस्क रहता है, तो उसका दुष्प्रभाव बच्चे पे भी आता है। तो इसलिए ये हमारा टेक होम मैसेज है कि शुगर की जांच एक नियमित करते रहें अपने। धन्यवाद। हाँ, मैं तो बोलूँगा भगवान की कृपा के बदले डॉक्टर की कृपा बोले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज भगवान को तो किसी ने देखा नहीं है, डॉक्टर तो आपके सामने ही है। और बहुत सारे पेशेंट भगवान ही सिर्फ ठीक करेगा, शुगर तो डॉक्टर क्या करेगा। तो हम लोग तो भगवान के बदले डॉक्टर को, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए आपको 30 साल लगते हैं, डायबिटोलॉजिस्ट बनने के लिए नहीं 30 सर, साल इट लगते वाज अ हैं। केस ऑफ वेरी बैड नेक्रोटाइजिंग fasciitis. I give full credit to the surgeon and plastic surgeon यस, for it. तो इसलिए बोलते हैं कि डॉक्टर्स आर द नेक्स्ट टू गॉड। तो आई एग्री विथ यू। एंड कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं, और देर आर सो मेनी आर्गुमेंटिव पेशेंट्स। इंडियंस आर तो आर्गुमेंटिव, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, देर आर 3। जब आप फॉरेन जाते हो, इधर उधर जाते हो, तो यू एक्सपीरियंस हु इज़ मोस्ट आर्गुमेंटिव। तो इंडियन पीपल, दे आर वेरी गुड इन आर्गूमेंट्स। एंड डॉक्टर ने जो भी बोला उसके अगेंस्ट में बात करेंगे वो, कि डॉक्टर साहब इंसुलिन लेने से किडनी खराब होती है, ये गोली खाने से हाइपोग्लाइसेमिया होता है, इससे ऐसा होता है, और जैसे सिमाग्लूटाइड वगैरह उनको लिख दो, तो ये तो बहुत ही हार्ड गोली है कि 350 रुपये की एक टैबलेट है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सक्यूजेज उनके पास रहते हैं, और फिर डॉक्टर को प्रॉब्लम जाता है कि इनको कैसे टैकल करें। और आजकल एक गूगल यूनिवर्सिटी भी है, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी है, उसमें से आधे लोग तो इतने पढ़ के आते हैं कि डॉक्टर से भी वो ज़्यादा नॉलेज रहता है कभी कभी उनका। लेकिन हम लोग भी कुछ कम नहीं है, हम लोग MBBS करते हैं, MD करते हैं, DM करते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास डॉक्टर सुनील अम्बुलकर करके है, ही इज़ अ वेरी गुड डायबिटोलॉजिस्ट, एकेडमिशियन, मेरिट स्टूडेंट, और इतना उनका अनुभव है 18-20 साल का मेडिकल कॉलेज में। तो उनके पास तो ऐसे ऐसे केसेस आते हैं पूरे मध्य भारत से, इंडिया से केसेस आते हैं। एंड ही हैज़ गॉट ए वेरी गुड टीचिंग एटीट्यूड, हमेशा वो पढ़ाते रहते हैं, डॉक्टर्स को पढ़ा रहे हैं। तो आज हम लोग डॉक्टर सुनील अम्बुलकर से जानना चाहेंगे कि उनके जो चैलेंजिंग केसेस है वो कैसे टैकल करते हैं डायबिटीज़ के बारे में। थैंक यू सर फॉर द काइंड कमेंट्स। डायबिटीज़ के पेशेंट ने जैसे बताया गया चैलेंजिंग केसेस, वैसे ही इमरजेंसीज रहती है कि डायबिटीज़ बढ़ता है तो पेशेंट को उल्टी चालू होती है, यूरिन में कीटोन्स आते हैं, ब्लड शुगर 250-300 के ऊपर होती है, उसको डायबिटिक कीटोसिस बोलते हैं। ये बच्चों में होता है। इसके उपरांत भी है कि डायबिटीज़ में यदि आप इंसुलिन ज़्यादा लेते हो, टैबलेट ज़्यादा लेते हो, एक्सरसाइज नहीं करते, तो आपका लो ब्लड शुगर होता है, हाइपोग्लाइसीमिया। तो ये भी नहीं होना चाहिए।
तो डायबिटीज़ ने आपने शरीर की मात्रा नियमित रखना चाहिए. वी आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री. इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री. डेमोक्रेसी इज़ ए गेम ऑफ नंबर्स. डायबिटीज़ केयर ऑल्सो आई विल से इज़ ए गेम ऑफ नंबर्स. आपने डेली 45 मिनट्स या 6000 स्टेप चलना है. आपके पास स्मार्ट सिटी में रहते हो, स्मार्ट मोबाइल है, उसमें हेल्थ ऐप है. हेल्थ ऐप में 6000 स्टेप्स पर डे आपको चलना है, मंडे टू फ्राइडे. सैटरडे संडे 10,000 स्टेप्स. ये नंबर है. ये स्टेप्स होने के सिवा आपने सोने का नहीं. दूसरा है कि डायबिटीज़ में कंट्रोल कैसा होने का. डॉक्टर साहब ने आपको दवा लिख के दी, डाइट समझाया, परहेज समझाया. खाली पेट ब्लड शुगर 100 और खाने के 2 घंटे के बाद 140. ये भी एक नंबर है. ये नंबर आप करिए. तीसरा एक नंबर है डायबिटीज़ में कि आपकी 3 महीने की मात्रा कितनी कंट्रोल होती है. उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन A1C. ये मात्रा आपकी 7 या 6.5 के नीचे जाना चाहिए. ये भी एक नंबर है. तो ये तीनों नंबर आप मैच करिए. ब्लड प्रेशर का भी नंबर मैच करना है आपको. खड़े रह के डॉक्टर साहब आपके ब्लड प्रेशर लेते हैं तो ब्लड प्रेशर आपका 140/90 नहीं 130/80 रहना चाहिए स्टैंडिंग में. ये भी एक नंबर है. बाद में आपने डायबिटीज़ के पेशेंट की जांच होती है, उसको बोलते हैं लिपिड प्रोफाइल. उसमें एक गुड कोलेस्ट्रॉल रहता है, 2 बैड कोलेस्ट्रॉल रहते हैं. बैड कोलेस्ट्रॉल इज़ टोटल कोलेस्ट्रॉल. ये भी 200 के नीचे रहना चाहिए. दिस इज अनदर बैड कोलेस्ट्रॉल, LDL कोलेस्ट्रॉल. ये भी 100, अभी तो बोलते हैं 70 के नीचे रहना चाहिए. देयर इज़ वन गुड कोलेस्ट्रॉल, HDL. It should be more. It should be more than 50 in the ladies and more than 45 in gents. तो डायबिटीज़ का खेल है. ये कहानी है दिए की और तूफान की. तूफान कौन सा है? हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और लिपिड. हर डायबिटीज़ दूसरे डायबिटीज़ को ब्लड प्रेशर और लिपिड है. ये होता है HDL, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, लिपिड्स. इसका अगेंस्ट में तूफान, ये तूफान हो गया. इसका अगेंस्ट में दिया कौन सा है? एक्सरसाइज. इफ़ यू वॉक फॉर 60 मिनट्स, स्टॉप टोबैको एंड अल्कोहल, 1 आवर एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट, ये हो गया दिया. सो डायबिटीज़ की ये कहानी दिए की और तूफान की है. तो आपके हाथ में है. आप नागपुर सिटी इतनी सुंदर सच्ची हो गई है. घूमिए 1 घंटा डेली. तंबाकू और अल्कोहल का सेवन मत करिए. और ये जैसे मैंने बताया कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये नंबर मैच करिए ब्लड शुगर के, कोलेस्ट्रॉल के, ब्लड प्रेशर के. फिर आखिरी में डॉक्टर साहब ने जैसा बोला कि डॉक्टर तो है ही, बट एट द एंड ऑफ द डे अपन भगवान का ही नाम लेते हैं. खुश भी रहे तो भी भगवान का नाम लेते हैं, दर्द में रहे, परेशानी में रहे तो भी भगवान का नाम लेते हैं. तो गॉड इज़ काइंड टू यू, विल लिव फॉर 100 years. थैंक यू. उनके नाम में सुनील है, म्हणजे जो शुगर नील करते हैं वो है सुनील. यस. और उनका रिकॉर्ड है, उन्होंने नागपुर में सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन A1C का केस देखा हुआ है. मैक्सिमम हीमोग्लोबिन मेरे पास तो 14 तक ही आते, 14%. बट सर का तो 23 का रिकॉर्ड है. सर बराबर है? 19 का रिकॉर्ड है सर का. हीमोग्लोबिन A1C 19. तो पेशेंट के क्या हाल हुए होंगे. तो ऐसे बहुत सारे टाइप हैं डायबिटीज़ के. टाइप 1 जनरली इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, हमेशा शुगर जो 400-500 रहता है. इवन न्यूनेटल डायबिटीज़ होता है, 1 साल के बच्चों को भी डायबिटीज़ होता है. बहुत सारे लोगों को ऐसी धारणा है कि डॉक्टर साहब हम तो शुगर खाते ही नहीं, हमको डायबिटीज़ कहाँ से हुआ है, हमारे पूरे खानदान में शुगर है नहीं, हमको कहाँ से हुआ है. तो मतलब वो खानदान के नहीं होंगे, आप एडॉप्टेड होंगे. आजकल बहुत सारे भी एडॉप्टेड भी रहते हैं, तो उनको बड़ा बुरा लगता है. तो खानदान से, हमारे खानदान के पुराने लोग हमको पता ही नहीं है. जैसे जवाहरलाल नेहरू पता है, इंदिरा गांधी पता है, राहुल गांधी, राजीव गांधी, ये सब उनका पता है. लेकिन जैसे अभी क्वीन का पता चला कि सब उनका कि एवरी ईयर उनके पास बर्थडे का फोटो है. लेकिन हमारे पूर्वजों के हमारे पास कहाँ रिकॉर्ड है. हो सकता है उनको डायबिटीज़ हो रहा होगा. और आजकल ग्लूकोमीटर से डायबिटीज़ बहुत, ये भी पेशेंट का कन्फ्यूजन है कि कौन सी मेथड अच्छी है, ग्लूकोमीटर वाली अच्छी है कि पैथोलॉजी वाली अच्छी है. मैं डॉक्टर अम्बुलकर से भी पूछना चाहता हूँ कि एक प्रकार का डायबिटीज़ है जिसको बोलते हैं लाडा. तो सर उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएंगे तो दे विल ऑल्सो अवेयर कि हमको तो 2 ही टाइप के डायबिटीज़ बताया था. और तीसरा ये कहाँ से है, टाइप 1.5. 30 के ऊपर का जो डायबिटीज़ है वो टाइप 2 है, जैसे भारद्वाज साहब आपको समझा रहे थे. और 30 के नीचे का है, मैं बोलूँगा 20 के नीचे का है, टाइप 1 बच्चों का डायबिटीज़ है. एक तीसरा डायबिटीज़ है, डॉक्टर साहब ने बोला 1.5, टाइप 1, टाइप 2, 20 का 1.5. ये शुरुआत के 6 महीना साल भर टाइप 2 जैसा बिहेव करता है.
उसको 6 महीना 2 साल तक दवा से काम चलता है, लेकिन स्लोली पैंक्रियाज आपको ऑर्गन मालूम है, उसमें से इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन की अत्यंत कमी ये टाइप 1 डायबिटीज़ में होती है। इंसुलिन की साक्षेप कमी, इफेक्टिव नहीं होना, ये टाइप 2 में होता है। ये डॉक्टर साहब जो लाड़ा बोल रहे हैं, लेटेंट अडल्ट डायबिटीज़, ऑटोइम्यून डायबिटीज़, इसमें शुरुआत में पैंक्रियाज से इंसुलिन निकलता है, 6 महीना 2 साल तक इंसुलिन निकलता है, तो गोलियों से काम चलता है। लेकिन आफ्टर 2 इयर्स उसका इंसुलिन सिक्रीशन कम होता है, फिर उसको इंसुलिन लगता है। ये डायबिटीज़ 30 साल की उम्र के बाद होता है, 35 साल 40 साल की उम्र के बाद होता है, तो इसको लाड़ा बोलते हैं। ये भी अपने को देखने को मिल रहा है। डॉक्टर साहब का कहना बहुत वाजिबी है, क्योंकि ये पेशेंट काफ़ी है। क्या होता है कि टाइप 2 डायबिटीज़ अपन समझते हैं 30 के बाद, और उसको अपन एक गोली नहीं, दूसरी गोली, तीसरी गोली, और 3 महीने 6 महीने साल भर उसकी ब्लड शुगर 250-300 रहती है। तो ऐसे लोगों ने लाड़ा के बारे में सोचना चाहिए। फास्टिंग में सी पेप्टाइड नाम का एक हार्मोन है, वो भी इंसुलिन के साथ में पैंक्रियाटिक बीटा सेल सिक्रीट करती है, वो मेजर करना चाहिए, और वो यदि कम रहा तो इसको इंसुलिन देना चाहिए। ये है लाड़ा, टाइप 1.5 टाइप ऑफ डायबिटीज़, दोनों के बीच का। पहले बिहेव करता टाइप 2, कालांतर के बाद में 1.5 से 2 साल के बाद में बिहेव करता टाइप 1। जब तक टाइप 2 है तब दवा चलेगी, जब तक टाइप 1 हो जाएगा तो इंसुलिन लगेगा। थैंक यू सर। ये इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को जानकारी होना जरूरी था, कि नहीं तो बहुत बार ऐसा लगता है कि हम इंसुलिन क्यों ले रहे हैं, हमको तो टाइप 2 डायबिटीज़ है और डॉक्टर साहब ने इंसुलिन क्यों दिया है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट है जिसका वजन 33 और 34 और 35 के बीच में हो जाता है, और फिर इंसुलिन देने के बाद में 53, 54, 10-20 किलो वजन उनका बढ़ जाता है, तो दे गेट नॉर्मल लाइफ। दूसरा, मैं डॉक्टर साहब से और पूछना चाहता हूँ कि ये सेकेंडरी डायबिटीज़ भी होता है, जैसे कोई ट्यूमर है आपके बॉडी में, बहुत सारा हार्मोन्स और एंडोक्राइन इज जो डॉक्टर साहब जिसके स्पेशलिस्ट है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, दोनों हमारे भारद्वाज साहब और अम्बुलकर साहब और पाटिल साहब। तो ये जो डायबिटीज़ के प्रकार है, बहुत सारे डायबिटीज़ है, अभी आप लोगों को इतना डिटेल में हम लोग नहीं बता सकते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। बट सेकेंडरी डायबिटीज ऐसा होता है कि डायबिटीज़ पूरा नष्ट भी हो सकता है। जैसे ओबेसिटी, पेशेंट का मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, ओबेसिटी है, उसका BMI 40 के ऊपर है, 45 है, और उसके यदि सर्जरी करते हो तो डायबिटीज़ में सर्जरी का जो रोल होता है, सेकेंडरी डायबिटीज़ या ट्यूमर हो रहा है पेशेंट को, तो उसके बारे में भी आपको डॉक्टर साहब बताएंगे, ऐसा मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ। बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझाएंगे तो कौन सा पदार्थ कितनी शुगर बढ़ाएगा, इस इंडेक्स को ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलेंगे। इसको हाई, मीडियम और लो में नापा जाता है। ये तो बेसिकली ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है, ये पदार्थ को कितने से शुगर बढ़ाएगा इसका नाप है, या इसका माप बोल सकते हैं आप। मेरे पास मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन किया हुआ है कि जिससे हम बेसिकली, भारद्वाज सर ने बताया डायबिटीज़ एक पुरानी बीमारी है, अम्बुलकर सर ने भी उसको हाईलाइट किया, गोवर्धन सर ने भी उसको बताया, और खोबरागड़े सर भी, हम सब स्ट्रेस कर रहे हैं डायबिटीज़ के बारे में। लेकिन ये एग्जैक्टली होता किस तरीके से है, इस पर मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आपको देने वाला हूँ। शरीर में जो है, ये समझने के लिए है, ये हमारे बॉडी का एक नॉर्मल सेल है जिसमें शुगर एंटर होता है और एनर्जी या ऊर्जा जनरेट की जाती है। और ये शुगर जो है हमारे शरीर को ऊर्जा जनरेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमारे शरीर को शुगर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एनर्जी जनरेट करने के लिए। और जो ये सेल है, इसका जो दरवाज़ा है, जिसकी चाबी हम पकड़ेंगे, तो ये चाबी स्वरूप में जो हार्मोन है उसको हम इंसुलिन बोल सकते हैं। कि इस चाबी की मदद से जो शरीर, सेल के बाहर में जो खून में शुगर बह रही है, वो सेल के अंदर ली जाएगी और उसको इस्तेमाल किया जाएगा एनर्जी जनरेट करने के लिए। अगर हम गाड़ी देखते हैं तो वो पेट्रोल पे चलती है, ठीक उसी तरह हमारा जो सेल है वो शुगर पे चलता है। ये जब शुगर कम या ज़्यादा होती है तो ये शरीर को तकलीफ देती है, और इसी के आधार पे हम डायबिटीज़ को टाइप करते हैं। जैसे आप सुन रहे होंगे सबके मुंह से कि टाइप 1 है या टाइप 2 है। तो बेसिकली टाइप 1 में यह होता है कि ये सेल है, इसके बाहर ग्लूकोज है, लेकिन यहाँ चाबी नहीं है। तो यदि हमारे शरीर में इंसुलिन सही तरीके से बनता नहीं है, ये हो सकता है कि बीटा सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए किसी ऑटो इम्यून या कोई इन्फेक्शियस या किसी जेनेटिक रीज़न की वजह से। ये कारण अभी क्लियर नहीं है, इस पे बहुत रिसर्च चालू है। तो यदि ये इंसुलिन का
एब्सेंस है, यहाँ लिखा है नो इंसुलिन, इसका मतलब चाबी ही नहीं है, तो वो शुगर सेल के बाहर बढ़ती जाएगी और वो शरीर को तकलीफ देगी। इसको हम टाइप 1 डायबिटीज बोलेंगे। टाइप 2 जो है, यहाँ आप देख रहे हैं कि चाबी है लेकिन उतनी नहीं है जितनी जरूरत है। तो बेसिकली ये चाबी जो है ये सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पा रही है। इसको हम बोलते हैं कि इंसुलिन है लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ये टर्म जो टाइप 2 में यूज किया जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, कि इंसुलिन का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, इसको हम बोलते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज है। दूसरा, मैं एक स्ट्रेस करना चाहूँगा रिकॉर्ड कीपिंग पे। जैसे अम्बुलकर सर ने आपको बताया कि आपको नंबर्स याद रखने चाहिए, शुगर के नंबर्स बताए और बीपी के नंबर्स बताए, कोलेस्ट्रॉल के नंबर बताए। इसका एक रिकॉर्ड रखिए, लिख के रखिए कि आप क्या खा रहे हैं, क्या कितना आप किस चीज़ का कंजम्पशन कर रहे हैं। ये आपके लिए, क्योंकि डायबिटीज़ जो है वो काफ़ी कुछ सेल्फ मैनेजमेंट में इन्वॉल्व करता है। तो जैसे सर ने भी पूछा कि फास्टिंग करूँ या पोस्ट मील करूँ, लेकिन करना हम हमारे शरीर के लिए है, तो इसमें कोई डिप्लोमेटिक आंसर नहीं रहेगा। जैसे अम्बुलकर सर ने ऑलरेडी बताया, हम खुद के ही लिए कर रहे हैं, तो हमको जिस तरीके से मॉनिटरिंग करनी चाहिए उसको हमने करनी ही चाहिए, वो हम अपने अच्छे के लिए कर रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटी पे खास ध्यान रखिएगा, वेट रिकॉर्ड रखिए। टाइप 2 डायबिटीज का वजन से काफी संबंध है। और कॉमन पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस, तो इसके पहले मैं थोड़ा सा सिम्टम्स पे स्ट्रेस करना चाहूँगा। ज़्यादातर लोगों को डायबिटीज़ के कोई भी सिम्टम्स नहीं रहेंगे। कोई रिश्तेदार चेक करता है, वो चेक करते हैं तो शुगर बढ़ के निकलता है, पहले तो मानते नहीं है, फिर प्रॉपर चेक करते हैं तो शुगर निकल के आता है, तो इट कैन बी एसिम्प्टोमेटिक। फिर कुछ कार्डिनल सिम्टम्स हैं जैसे पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया एंड वेट लॉस, यानी अत्यधिक भूख, अत्यधिक प्यास, अचानक अज्ञात कारण से वजन का कम होना, और टायर्डनेस, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स है, थकान, सुस्ती, कमजोरी, हाथ पैर में झुंझुनी आना। जो कॉम्प्लिकेशंस है उसको हम डिवाइड करते हैं माइक्रोवास्कुलर और मैक्रोवास्कुलर में। तो ये हार्ट डिजीज, ब्रेन डिजीज, किडनी डिजीज, आई डिजीज में कन्वर्ट होता है आगे जाके, अगर शुगर सही तरीके से कंट्रोल नहीं रहा तो ये स्ट्रोक आने के चांसेस हैं, अनियमित बीपी की वजह से और शुगर की वजह से हार्ट अटैक्स आने के चांसेस हैं, ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेजेस होने के चांस हैं, किडनी डैमेज होने के चांसेस हैं, पैर में गैंग्रीन या अल्सर होने के चांसेस है। जैसे गोवर्धन सर ने आपको केसेस बताए, उसका एक एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ। ये डायबिटिक न्यूरोपैथिक अल्सर है जो कि एक कॉम्प्लिकेशन होता है डायबिटीज से। थैंक यू डॉक्टर हिमांशु सर। एनी क्वेश्चन? नो डिप्लोमेटिक आंसर, हमारे पास सब गाइडलाइंस होते हैं, अमेरिकन गाइडलाइंस, यूरोपियन गाइडलाइंस, हमारा यानी इंडिया का भी है, रिसर्च सोसाइटी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया, वो सब गाइडलाइंस देते हैं हमको, और हमारे क्वेश्चन के आंसर फिक्स रहते हैं। जैसे एमसीक्यू होता है, नीट की एग्जाम होती है, यूजी, पीजी और सुपर स्पेशलिटी, तो एक आंसर इज फिक्स, देयर इज नो एमसीक्यू रहता है बट उसमें एक आंसर फिक्स है। जैसे हीमोग्लोबिन A1C लेवल के वैल्यूज है 6.52 जो नॉर्मल वैल्यूज है, और उसके बाद में एक प्री डायबिटीज कंडीशन होती है। Sir, I want to ask one question. या Sir, my doubt is that, as you said, some type of diabetes can also happen because of malfunctioning of pancreas, or we can say improper secretion of insulin and glucagon. So the patient has to take insulin injections on regular basis. So as we know that when kidneys or liver or a heart doesn't function properly, so we do transplantations. So can't we do pancreas transplantation? So it will be a permanent solution. दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। पैंक्रेटिक ट्रांसप्लांटेशन जो है डॉक्टर वैशाली पाटिल है, आई हैव हर्ड हर लेक्चर। वो डॉक्टर इतनी ब्रिलियंट है, उसने MBBS किया, MS किया, MCH किया, एंड शी वेंट टू अमेरिका। जो ट्रांसप्लांट सर्जन है US के, उनके पास उन्होंने सीख किया ही है, और एक इंजीनियर का केस प्रेजेंट किया है। वो इंजीनियर का डायबिटीज कंट्रोल ही नहीं होता था इन स्पाइट ऑफ इंसुलिन, ऑल द ड्रग्स, एंड शी हैज डन ट्रांसप्लांटेशन। पुणे में मैंने वो उनका लेक्चर अटेंड किया है, एंड दैट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर दैट। So it is possible, na? यस, इट इज पॉसिबल। It is Bilkul. islet cell transplantation. Okay, sir. Rather than whole pancreatic transplantation, islet cells are put into the liver through portal vein and they function there. If you are lucky, this islet cell will work more than a year, 2 years. पैंक्रियाटिक ट्रांसप्लांट जो आपने पूछा ना,
it comes under the category of an organ transplant. So it is not very simple कि कोई भी pancreatitis में हो गया, कोई भी pancreatic problem हो गया, transplant कर दिया. It is not that simple. It has certain indications, it has certain contraindications, it has certain comorbidities, and it follows the law of organ transplantation. So जैसे liver transplant के कुछ criteria है, उसी तरह pancreatic transplant के भी कुछ criteria है. It should fit into that criteria. Yes, only yes. then you can get a pancreatic transplant. इट इज़ अ कंप्लीट सोल्यूशन फॉर डायबिटिक. जो पेशेंट रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है कोई भी ट्रीटमेंट के लिए, इवन ओबेसिटी का भी ट्रीटमेंट है, बहुत सारे ऐसे अवेलेबल है ट्रीटमेंट, बट इंडिया में थोड़ा इम्पॉसिबल है एट प्रेजेंट. खर्चा बहुत ज़्यादा आता है उसको ऑर्गन ट्रांसप्लांट को. इसके बाद हम लोग आई वुड लाइक टू इन्वाइट डॉक्टर कविता बख्शी फॉर हर प्रेजेंटेशन. So, good afternoon, and firstly I would like to thank the Diabetic Association of India to give me this opportunity. अब हम आते हैं कि आहार बहुत बड़ा रोल प्ले करता है डायबिटीज़ में. ये हम सबको मालूम है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है. जैसे अभी सर बोले लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमको पता नहीं रहता, डिप्लोमेटिक आंसर्स मिलते हैं, बट ये ऐसा नहीं होता है. अब हम सीखते हैं कि हमको क्या ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए, क्या कम. ये इंडिविजुअलाइज बहुत अलग रहता है, बट ये पूरी जनरल गाइडलाइंस है. तो सबसे पहले हमको ये याद रखना है कि खाना एक साथ नहीं खाना है. खाना हमको 4-5 मील्स में डिवाइड करना है ताकि हमारा शुगर ना बढ़े. इसके और हमको ध्यान है, या सुबह खा लिया, शाम को खा लिया और दोपहर भर खाली पेट रहे तो ये नहीं चलता है. तो हमको हमारी मील्स डिवाइड करना है 5 और 6 मील्स में. फिर हर खाने में, हर जो हम मील खाते हैं उसमें हमको प्रोटीन रिच फूड लेना है. अब प्रोटीन रिच क्या होता है, जैसे दालें हैं, एग वाइट है यानी सफ़ेद अंडे का भाग है, फिर दूध, दही और अपनी स्प्राउट्स जिसको बोलते हैं हम, अंकुरित दालें हैं, और जो नॉन वेजिटेरियन है वो फ़िश खा सकते हैं. तो हर खाने में हमको एक ना एक चीज़ प्रोटीन युक्त होना चाहिए, ये हमको ध्यान रखना है. फिर जो फाइबर होता है, रेशे युक्त पदार्थ बोलते हैं, जो मैंने वैसे दिखाए हैं, तो उसको खाना इसलिए ज़रूरी है कि वो पूरा हमारा क्लींजिंग करता है. जैसे अगर हमारा बेसिन अटक जाए तो हम खराटे से उसको साफ़ करते हैं, तो सेम ये जो फाइबर होता है वो क्लीनिंग करता है पूरा. तो जैसे शुगर लेवल्स को ठीक करने की कोशिश करता है, मेंटेन करने की, कोलेस्ट्रॉल को, तो उस तरह से हमको 30 से 40 ग्राम ऑफ फाइबर दिन भर में लेना ज़रूरी है. अब आते हैं तेल पे. तेल तो हमारे घर में पीपे भर भर के आते हैं, बट हम 500 से 700 ml से ज़्यादा प्रति पर्सन पर महीना तेल नहीं खाना चाहिए. और उसके साथ सिर्फ 1 चम्मच घी, और वो भी प्योर घी. और बार बार तला हुआ जो तेल रहता है वो भी खाना हमारे सेहत के लिए ठीक नहीं है, ये हमको ध्यान रखना है. और तेल 6 महीने में एक बार हम बदल सकते हैं. 6 महीना हम एक तेल खाएंगे, दूसरा 6 महीना हम दूसरा. और बीच में आया था कि तेल मिक्स करके खाना है, पर वो जो मिक्सिंग होता है वो बहुत टेक्निकल होता है, तो वो हमको घर में नहीं करना है. उससे बेहतर है कि हम 6 महीने एक तेल खाएं और दूसरा 6 महीने हम दूसरा तेल खाएं. अब हमको वाइट, ये जो सफ़ेद चीज़ें हैं, जैसे नमक है, फिर मैदा है, बेकिंग सोडा है, अजीनोमोटो है, इससे दूर रहना है, क्योंकि ये हमारे ग्लूकोज लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं. और नमक की बात आई तो WHO हमको बोलता है कि 5 ग्राम नमक हम खाना चाहिए, बट जो रिसर्च पेपर्स बताते हैं हमारे भारत में हम 11 से 15, यानी जो WHO बता रहा है उससे ट्रिपल हम लोग खा रहे हैं नमक. तो हमको डायबिटीज़ है या तो ब्लड प्रेशर है, तो हमको 5 ग्राम से भी थोड़ा कम, और उसके साथ अचार, पापड़, ये सब जो चीज़ें जिसमें नमक ज़्यादा होता है वो हमको बहुत कम लेना है. शुगर, अब ये बहुत सबकी धारणा होती है कि जो डायबिटीज़ है उन्होंने शक्कर नहीं खा सकते तो गुड़ खा सकते हैं. ऐसा नहीं है. शक्कर, गुड़, शहद, ये तीनों की एक जैसी प्रॉपर्टीज़ है और ये तीनों उतने ही हानिकारक है. तो इसकी ओर भी हमको ध्यान देना है. फिर और एक प्रश्न उठता है कि हम फल नहीं खा सकते क्योंकि वो मीठे हैं, पर कोई सीजनल जो फल होते हैं हम 100 ग्राम तक खा सकते हैं. और जो जैसे केला है, पपीता है, केला है, चीकू है, तो ये हम 50 ग्राम तक खा सकते हैं. बिल्कुल कुछ नहीं खा सकते ऐसा नहीं है, हम थोड़ा सा खा सकते हैं सीजनली कभी कभार. फिर पानी पीना बहुत ज़रूरी है. कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, कि 8 से 10 ग्लासेस पानी हमको रोज़ पीकर
क्योंकि डिहाइड्रेशन बहुत बुरी चीज़ है, तो वी हैव टू कीप आवर सेल्फ हाइड्रेटेड। अब हम बोलते हैं कि हमको उपास करना है, अवॉइड फास्टिंग और फीस्टिंग, ये दोनों चीज़ें हैं डायबिटिक्स के लिए। तो उपास करना, हम बोलते हैं कि उपास मत कीजिए, बट अभी एक पेशेंट मुझे मिला था, वो बोल रहे थे, लेडी थी, कि अब नवरात्रि आ रही है तो मुझे तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो माता रानी मुझ पे नाराज़ हो जाएगी। वो उनकी धारणा थी। मैंने उनको बहुत समझाया बट वो नहीं, फिर आखिर में मैंने उनको बोला ठीक है आप उपास कीजिए, बट फिर उपास की ऐसी चीज़ें खाइए 2-2 3-3 घंटे बाद, ताकि आपको हाइपोग्लाइसेमिया ना हो। तो जैसे राजगीरा है, थोड़ी सी भगर खा सकते हैं, मखाना या दूध के पदार्थ, या फिर फल थोड़े से खा सकते हैं। यानी पूरा फास्टिंग नहीं करना है हमको कुछ ना कुछ खाते रहना है बीच बीच में, और फीस्टिंग भी नहीं करना है। जब हम बाहर जाते हैं तो हम रिसेप्शन में, हमको पहले तो लगता है गुलाब जाम खाए, ये खाए वो खाए, तो हमको ध्यान रखना है कि हम सलाड्स, फिर जैसे अगर दही वड़ा है तो दही के साथ थोड़ा सा ये, फिर पूरी के बजाय हम फुल्का खाएं, नान खाएं, तो ये हमको सब ध्यान रखना है। फिर जंक फूड, ये तो सभी को अच्छा लगता है, तो पर ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। एक तो मैदा, दूसरी बात घी, और तीसरी बात अजीनोमोटो, और फिर जैसे हम समोसे, सबको बहुत अच्छे लगते हैं, हम लोग को भी अच्छे लगते हैं, बट वो जो बार बार तेल में तले जाते हैं, वो तेल हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है। और उसका कवर मैदा, और उसका आलू नहीं खा सकते ऐसा नहीं, बट थोड़ी मात्रा में, तो या घर में बना के खाइए तो शायद वो ठीक रहे, बाहर से अच्छा घर में बेटर रहेगा। होते जैसे हम मेथी दाना खाते हैं, और ये करेला, जैसे सर ने बोला था कि, पर अगर हम ये खाते भी हैं तो हमको दवाइयाँ बंद नहीं करनी है। ये हमको ख्याल रखना है कि हमको दवाई बंद नहीं करनी है। ये हम भले खाते, एक साइकोलॉजिकल ये रहता है, और मेथी दाना तो हेल्प भी करता है, पर हमको उसके साथ दवाइयाँ बंद नहीं करनी है, क्योंकि ये चीज़ें तुम्हारी शुगर मेंटेन करेगी, पर दवाइयाँ बंद हो गई तो शुगर फिर से बढ़ेगी। तो हमको दवाइयों के साथ ये फंक्शनल फूड्स लेने हैं। बहुत मीठा खाने की इच्छा हुई तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है, पर इसकी भी एक मात्रा होती है, हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ हमको नहीं खानी है। तो आर्टिफिशियल, जो आपकी जो डाइटिशियंस है या जो डॉक्टर्स है, वो आपको गाइड कर सकते हैं कि आपको कितना गोली आप दिन भर में खा सकते हो, क्योंकि उसकी भी बहुत चीज़ें, कि जैसे तुम्हारा जो वजन है उसके हिसाब से दिया जाता है, FDA अप्रूव्ड होना चाहिए, तो उस हिसाब से हमको आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हम ले सकते हैं। अब हाइपोग्लाइसेमिया का डर सबको ही रहता है, तो बेहतर है कि हमारे साथ स्वीट कैंडी या ग्लूकोज बिस्किट हम हमारे साथ कैरी करें, ताकि हमको थोड़ी सी भी चक्कर आए या झुंझुनियाँ लगे तो हम थोड़ा खा ले सकते हैं। और उसके साथ एक कार्ड होता है, आइडेंटिटी कार्ड, वो भी रखें, ताकि हम अगर कहीं गिर जाते हैं तो पता चले लोगों को कि दिस इज़ ड्यू टू हाइपोग्लाइसीमिया। फिर आते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे स्मोकिंग है, वो हमें नहीं करना चाहिए, अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। ये नहीं लेना चाहिए बोल के कोई सुनता नहीं है, तो अगर क्रॉनिक अल्कोहलिक है तो जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उस हिसाब से चलना चाहिए। और तंबाकू एंड स्ट्रेस इंड्यूस्ड डायबिटीज़ भी अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, तो हम स्ट्रेस को दूर रखने की कोशिश करें, हमारी हॉबीज़ को परस्यू करें, गाना सुने, जो हमको अच्छा लगता है वो करें, ताकि हमारा स्ट्रेस दूर होए। एक्सरसाइज, जैसे सर बोले, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10,000 स्टेप्स एक दिन में ये करना चाहिए। तो हम चल सकते, वॉकिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, साइकिलिंग, स्विमिंग, बट ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमको 45 मिनट 30 to 45 मिनट्स वॉकिंग करें तो हमारे लिए बहुत बेहतर है। अब पर्सनल हाइजीन भी इसमें मायने रखता है, डेंटल हाइजीन, फूड केयर, क्योंकि हाँ, ये डायबिटीज़ के कारण ये सब चीज़ों पे असर पड़ता है। तो हमको स्वच्छता देखनी है, दांतों की, पैर की, जैसे हम नहाते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जैसे हम हमारा चेहरा रोज़ मिरर में देखते हैं, वैसे हमारा फुट मिरर में देखने की आदत डालिए, ताकि अगर वहाँ कुछ हो रहा है, कुछ ब्लिस्टर्स है, कुछ प्रॉब्लम है, तो हम डॉक्टर को बता सकते हैं। थैंक यू, एंड प्रे, मेडिटेट। थैंक यू सो मच। Thank you, madam. You have given very non-diplomatic answers, because diplomatic answer is they are given by the diplomats and the politicians. Doctors, they give very accurate answers. Appendix है, सर्जरी करना है, ब्रेन ट्यूमर है, because it is evidence based medicine. We are practitioners of evidence based medicine, and everything is proved
मराठी में बोलते हैं ना, बाप दाखव नहीं तो श्राद्ध कर, तो दिस इज़ वेरी कॉमन. सो आप जो डॉक्टरों के कांटेक्ट में आए होंगे, हो सकता है कि दे आर नॉट अप टू द मार्क या और कुछ कन्फ्यूज होंगे लोग. बट हमारे जो डीएम लोग करते हैं, डीएम एंडोक्राइनोलॉजी, देयर आर 19 सब्जेक्ट्स. आपने जो बोले ना, जैसे हम ऊपर ऊपर जाते हैं वैसे सब्जेक्ट कम होते, वैसा नहीं है. आप सुपर स्पेशलिटी को देखिए, नीट की एग्ज़ाम देखिए, देयर आर 19 सब्जेक्ट्स. और आज एक एक स्पेशलिस्ट, एक एक ऑर्गन के दो दो स्पेशलिस्ट है. एंटीरियर चेम्बर का एक है, पोस्टीरियर चेम्बर का एक है, शोल्डर का डॉक्टर अलग है, हैंड का अलग है. सो दिस आपको पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है. बिकॉज वर्ल्ड इज, मेडिकल वर्ल्ड इज सो फास्ट. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आपको चीज़ दिखेंगी. जैसे कोविड में कितना सारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के कारण ही हुआ है. सो दिस इज ए एविडेंस बेस्ड मेडिसिन. So I would like to request you to read more and more evidence-based medicine and always be in the modern practitioners contact. ये मेरा मैसेज रहेगा सभी लोगों के लिए. बहुत सारे लोग, जैसे आपने जेस्टमत बोला था, सर ने आप पे केस प्रेजेंट किया था, डॉक्टर अम्बुलकर सर ने, कि एक पेशेंट को आप बताइए वो केस कितना अच्छा था. पुराने लोग सुपारी में, पान में जेस्टमत खाते थे. यदि आप जेस्टमत ज़्यादा खाते हो तो उससे क्या होता है कि ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ेगा और शरीर में पोटेशियम की मात्रा कम होगी. ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, पोटेशियम मात्रा कम होगी तो आपको वीकनेस आएगी. एक मेरा पेशेंट था, वो इतना जेस्टमत खाता था, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा था. पोटेशियम करने के बाद में वो हल्टा लुलता नहीं था. उसको लोगों ने उठा के अस्पताल में लाए थे. उसका पोटेशियम 1.5 था. नॉर्मल पोटेशियम 3.5 to 5 रहता है. बीपी 160-100 के ऊपर था. तो जैसे जैसा साइंस जैसे बोला कि इवोल्यूशन होते गया, वैसे वैसे अपने को चीज़ें समझती गई और उसके ऊपर अपन एक्शन लेते गए. ऐसा है. सो इट इज़ ऑल साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी. इन्होंने बोला, मैंने कहा, तूने कहा, ऐसा नहीं. जो साइंस जो बोलता है वो करना है. दूसरा, अभी कोविड पीरियड में बहुत सारे लोगों ने काजू, बादाम, ड्राई फ्रूट्स जितना भी है वो मैंने इतने खाए लोगों ने कि मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग. आपने बोला मैडम 4 बार खाना खाओ, 4 बार ड्राई फ्रूट ही खा रहे हैं. और डॉक्टर विशाल रामटे के हमारे एक नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, किंग्स में काम करते हैं. ही हैज़ प्रेजेंटेड वेरी गुड केस, ऑक्सैलेट नेफ्रोपैथी. डॉक्टर डेमरे मैडम है यहाँ पर, हमारे भाव के प्रेसिडेंट, उनको भी याद होगा. दैट ऑक्सैलेट नेफ्रोपैथी बिकॉज ऑफ द ड्राई फ्रूट्स. हाँ, एक्सेसिव ड्राई फ्रूट्स और वो सब पूरा मेवा बना के खाए उन लोगों ने, एंड ही हैज़ डेवलप ऑक्सैलेट नेफ्रोपैथी. तो इसमें कुछ यस. तो ऐसे बहुत सारे, बुद्धा ने कहा है कि एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन. तो कोई भी चीज़ है एक्सेस अमाउंट पे आप लेते हैं, जैसे हम लोग 1 मिलीग्राम कंपोस्ट की गोली देंगे पेशेंट को तो ही विल स्लीप. बट 10 मिलीग्राम डोज या 100 मिलीग्राम लेता है तो इट विल एक्ट एज ए पॉइजन. सो ये हमको ये पता होना चाहिए कि हमने क्या करना चाहिए साइंटिफिक ढंग से. तो एनीवे, अभी हमारा समय खत्म हो रहा है. एक और 2 क्वेश्चन शॉर्ट में एक पूछता हूं सर. जैसे बोल के रोटी खाओ, मैं चावल आपको मत एक खाओ. क्वेश्चन बाद में पूछूंगा, आप आंसर देना उसका. नहीं, अभी आप पूछिए पहले. नहीं, जैसे रोटी खाओ, चावल मत खाओ, परंतु कई स्टेट ऐसे होते हैं कि सिर्फ चावल ही खाते हैं और कई स्टेट होते हैं कि जहाँ चावल बिल्कुल पंजाब जैसे चावल खाते ही नहीं है. तो ये विविधता में एकता कैसे, मतलब? ये कैलोरीज पे डिपेंड होता है. जैसे आप हाउ मच कैलोरीज, आप कौन से कैलोरी कितने लेते हैं. जैसे आप 100 ग्राम काजू खाते हो तो यू विल गेट 600 कैलोरीज, और 100 ग्राम कोई सब्जी खाता है तो यू विल गेट ओनली 15 कैलोरीज. तो एक पेशेंट ने मुझे पूछा कि मैं फ्रूट खा सकता हूँ क्या, तो एप्पल खा सकता हूँ क्या. तो मैंने उसका जवाब क्या दिया, यू कैन ईट 40 एप्पल्स, 40 एप्पल आप खा सकते हो, बट एक आइसक्रीम नहीं खा सकते. कैंडी और आइसक्रीम में जितना शुगर होता है वैसा 40 एप्पल में होता है. तो इट इज़ ए बैलेंस. आपको बैलेंस करना है. जस्ट लाइक ए केमिस्ट्री आप बैलेंस करते हो. जैसे मैंने एक दिन सिर्फ गुलाब जामुन खाया, खाना नहीं खाया, तो आई गेट कैलोरीज. वो शुगर से कैलोरीज मिलती है, कौन से कैलोरी मिलते हैं. बॉडी यूटिलाइजेज लाइक ए फ्यूल. शुगर जो है आपका ग्लूकोज, इट रिक्वायर्स फॉर चार्जिंग. जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल को इलेक्ट्रॉन आपको चार्ज कर रहे हैं, लेकिन वो चार्जर आपके पास चाहिए. एप्पल का है तो एप्पल का ही चार्जर लगेगा. कैलोरी आप कितना लेते हो उसके डिपेंड है. तो इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ कैलोरीज. आप कौन सी कैलोरी कितना ले रहे हैं, इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन योर करेंसी एक्सचेंज. जैसे आपके पास डॉलर है, मेरे पास यूरो है, इनके पास रुपीज़ है, तो इट इज़ अ कन्वर्शन. बॉडी कन्वर्ट्स इनटू कैलोरीज. बहुत राइट. आपने ये पूछा कि आपको मैं पूछता हूँ कि आपने बोले आज मेरी बीबी नहीं है, इसका क्या, व्हाई यू आर सेड, क्या ये आज आप इतने खुल गए, अभी तक अरे शोला दबाए रखा बोलते ना, तो वैसा आप एकदम खुल गए, तो इसका कारण आपकी बीबी घर में, अरे क्या होता है घर में? नहीं, मैं कोई और प्रोग्राम में गया था, वहां से डायरेक्ट बात क्या है सर, संस्कारों की बात है.
आपके संस्कार फैमिली के कैसे आए हुए हैं उस पर डिपेंड करता है, वो आप कैसे खुलते हैं। तो मेरा आपको आंसर ये है कि बीबी इज अ सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे अपील नहीं चलती, तो वहाँ पे अपील मत करिए। थैंक यू। तो आज हमारा ये कार्यक्रम खत्म होने जा रहा है, तो मैं हमारे जो बहुजन हिताय संघ के बौद्धाचार्य शांताराम जी रंगारी है, इनको दरखास्त करना चाहता हूँ कि ही शुड एक्सप्रेस वोट ऑफ थँक्स। प्रज्ञापीठावर उपस्थित असलेले डॉक्टर व्ही के भारदास साहेब, त्याचप्रमाणे प्रज्ञापीठावर उपस्थित असलेले डॉक्टर प्रशांत गोवर्धन साहेब यांनी शुगर 1 वर्षातून 2दा अवश्य चेक करणे असे सांगितले। त्याचप्रमाणे प्रज्ञापीठावर उपस्थित असलेले डॉक्टर सुनील अंबुलकर साहेब, रोज फिरणे आवश्यक आहे 1 तास असं सुद्धा सांगितलं। त्याचप्रमाणे कोलेस्ट्रॉल किती असायला पाहिजे यांची सुद्धा चांगल्या प्रकारे योग्य प्रकारे माहिती दिली। तसेच प्रज्ञापीठावर उपस्थित असलेले डॉक्टर हिमांशु पाटील साहेब यांनी सुद्धा शुगरच्या विषयी योग्य प्रकारे माहिती दिली। प्रज्ञापीठावर उपस्थित असलेल्या डॉक्टर कविता बख्शी, इन्होंने बताया खाना एक साथ नहीं खाना, आणि तेलाच्या बाबतीत तेल कम खाना और 6-6 महीने में 3-3 महीने में तेल बदलते रहना, इसके बारे में भी बताया है। त्याचप्रमाणे ज्यांनी हा कार्यक्रम घडवून आणला किंवा घडवून नेहमी आणतात ते आहेत बहुजन हिताय संघाचे अध्यक्ष डॉक्टर शंकर खोब्रागडे साहेब। डॉक्टर शंकर खोब्रा साहब के लिए ताली। डायबिटीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बहुजन हिताय संघ, वंदना संघ, डॉक्टर आंबेडकर मिशन, महाराष्ट्र ऑफिसर फोरम, आवाज इंडिया टीव्ही आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हेल्थ ऑर्गनायझेशनतर्फे आभार मानतो। त्याचप्रमाणे या कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थित असलेले उपासक उपासिका, आपण कार्यक्रमाकरता उपस्थित राहिले त्याबद्दल आपले सुद्धा बहुजन हिताय संघातर्फे आभार मानतो।